हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ अ बायर अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से सेल के दौरान आपका जो ड्यूटीज़ होती हैं या लायबिलिटीज़ होती हैं बायर की, वो क्या क्या होती हैं। इससे पहले जो वीडियोज़ हैं सेल से रिलेटेड, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल क्या होती है, ठीक है ना। साथ में आपका सेलर जो है उसकी लायबिलिटीज़ या हम कह सकते हैं उसकी ड्यूटीज़ और उसके राइट्स क्या क्या होते हैं, जो हम सेक्शन 55 के मतलब सेक्शन 55 के सब सेक्शन 1, 2 और 3 में हम सेलर के लायबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और सेक्शन 55 का जो है 55 का सॉरी एक मिनट, सेक्शन 55 जो है ना, उसके जो फोर्थ पार्ट है, मतलब उसका जो फोर्थ सब सेक्शन है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं राइट्स, किसके, सेलर के राइट, किसके, सेलर के राइट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में सेक्शन 55 को ही डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 55 का हम क्या पार्ट पढ़ेंगे, सेक्शन 55 का सब सेक्शन 5 पढ़ेंगे, जो कि आपका किसके बारे में डिस्कस करता है, जो बायर होता है ना उसकी लायबिलिटीज़ और उसकी ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करता है। तो आपका ये जो सेक्शन 55 का सब सेक्शन 5 है, ठीक है ना, इसमें आपके 4 क्लॉजेज आते हैं, ए, बी, सी और डी। तो जो ए बी है वो आपका जो बायर होता है, जो बायर होता है ना, उसकी सेल से पहले क्या ड्यूटीज़ या लायबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। और इसका आपका जो सी और डी क्लॉजेज हैं वो आपका आफ्टर सेल बायर की क्या लायबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करता है। ओके, बाद में इस टॉपिक के बाद में हम सेक्शन 55 का सब सेक्शन 6 बात करेंगे, जो कि बायर के राइट्स के बारे में बताएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में पहले यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि सेल से पहले जो सेल से पहले जो बायर होता है, सेल से पहले जो बायर होता है ना, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहली ड्यूटी होती है उसकी ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट्स, ठीक है ना। मटीरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने की अभी हम इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं अभी शॉर्ट बता रही हूँ। दूसरी क्या ड्यूटी होती है, टू पे दी प्राइस, प्राइस पे करने की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट इज़ टू पे एनकम्ब्रेंसेस, ठीक है ना, मतलब जो भी प्रॉपर्टी में कोई चार्ज है, कोई भी बोलते नहीं, कोई उसमें प्रॉपर्टी में कोई डेप्ट है, ठीक है, किसी भी तरीके का जो डेप्ट है उसको क्या करना है, उसको पे करने की ड्यूटी। फाइन। और आफ्टर सेल जो है, आफ्टर सेल क्या है आपका, टू बेयर द लॉस, टू बेयर द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज टू पे द आउटगोइंग्स। मतलब सेल के बाद में, सेल के बाद में जो प्रॉपर्टी पे अगर कोई भी आपका लॉस होता है उसको बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी किसके ऊपर होती है आपकी, वो भी आपकी होती है बायर के ऊपर। और जो भी उसकी जो आउटगोइंग्स होती है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके ऊपर अगर कोई भी चार्ज लगना है, कोई टैक्स लगना है, कुछ भी लगना है, उसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो आपका किसकी होती है, बायर की होती है। तो चलिए इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल से पहले सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहली लाइबिलिटी जो होती है बायर के ऊपर, वो होती है टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो पॉइंट है मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने का, ये आपका आपने सेलर की लायबिलिटी और ड्यूटी में भी पढ़ा है कि उसकी भी ड्यूटी बनती है कि कोई भी ऐसी बात जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो सेल कर रहा है बायर को, ठीक है ना, उसके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी जो कि उसे ऐसा लगता है कि बायर को नहीं पता है पर उसे पता होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे या ना खरीदे, तो वो बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेलर की। इसी तरीके से बायर जो है ना, बायर की भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड अगर उसके पास में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसे जो कि आपका बायर को लगता है कि फ्यूचर में शायद वो जो प्रॉपर्टी है उसका जो प्रॉपर्टी जो है उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, या प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी में कोई भी आपका चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका सेलर को कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर बायर के पास में ऐसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है
तो वो इन्फॉर्मेशन उसे किसे देनी चाहिए, किसे डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, आपका सेलर को। जैसे मान लीजिए सेलर है ना, ये आपका बायर है। यहाँ पर बायर जो है इसको पता है कि ये जो इसके पास जो प्रॉपर्टी है जो वो ख़रीदने वाला है ना, तो फ्यूचर में क्या है उस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी से लगती हुई कोई रोड है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़नी है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ जाएंगे। तो ये बात बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो किसको बताए, सेलर को बताए, ठीक है ना। अब ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो प्रॉपर्टी बेचे ना बेचे। भाई फ्यूचर इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई हाँ हो सकता है आज से 5 साल बाद मुझे इस प्रॉपर्टी के, जिसके मान लो आज 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और फ्यूचर में उसके अगर 5 लाख रुपए या जो भी बड़ी हुई कीमत है वो मिलने वाले हैं, तो वो उसका इंटरेस्ट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचे या ना बेचे। मैं इसको एक बार रीड कर लेती हूँ आपके लिए। व्हेन द बायर हैज़ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन about the nature and extent of the seller's interest in the property, and such knowledge or information indicates an increase in material value of the such interest, the buyer has the duty to it to disclose such information to the seller। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही है कि अगर उसके पास में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, किसके पास में, बायर के पास में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि जो आपका बोलते हैं वो प्रॉपर्टी का जो सेलर है ना उसका जो प्रॉपर्टी है जो वो बेचना चाहता है उसके इंटरेस्ट में कुछ मटेरियल, मतलब उसकी जो मटेरियल वैल्यू है, ठीक है ना, उसमें कुछ आपका इंक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ हो सकता है, तो बायर को वो इन्फॉर्मेशन किसको देनी चाहिए, सेलर को देनी चाहिए। नेक्स्ट इज दिस ड्यूटी अप्लाइज व्हेन द बायर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द सेलर इज़ अनअवेयर ऑफ द सेड इन्फॉर्मेशन। तो ये ड्यूटी या ये लाइबिलिटी बायर पे कब एप्लीकेबल होती है, जब उसको ऐसा लगता है या उसको वो ऐसा बिलीव करे कि भाई ये बात जो उसको पता है वो सेलर को नहीं पता है, सेलर की नॉलेज में वो बात नहीं है। ओके, इससे रिलेटेड एक केस लॉ है आपका हाजी ईशा वर्सेस दया भाई का, AIR 1896 मुंबई। It has been held that it is the duty of the buyer that he should provide all information related to ownership which he is in known to the seller। मतलब इसमें क्या हेल्ड किया गया था कि ये आपकी बायर की ड्यूटी बनती है कि वो जिस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके पास में है, ठीक है, जो जिसे वो लगता है मतलब जिसके बारे में उसे लगता है कि सेलर को इस बारे में पता नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसे सेलर को देनी चाहिए। दिस अरेंजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड रिलेशंस ऑफ बिलीव बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है ना। तो ये आपका बोलते हैं ये जो प्रिंसिपल है, ये जो आपका अरेंजमेंट है किस पे बेस्ड है, आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे, और सेलर और उसके बायर के बीच में किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए उस पर बेस्ड होता है। तो एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका क्या आपका जो भी मटेरियल फैक्ट्स है बायर को जो प्रॉपर्टी वो ख़रीदने वाला है उससे रिलेटेड कोई मटेरियल फैक्ट है तो वो उसको किसको बताए, सेलर को ज़रूर बताए। दूसरा है आपका टू पे द प्राइस, ये भी आपका बायर की ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी होती है उसकी, द ड्यूटी ऑफ द बायर टू फर्निश प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब ये बायर की ड्यूटी है कि जो भी आपका कंसिडरेशन, मतलब प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में आप मान लो ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है ना, ए ने कोई प्रॉपर्टी आपका सेल करी किसको, बी को, ठीक है, किसी फिक्स अमाउंट पे, मतलब कोई अमाउंट तय की गई कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको हम इतने अमाउंट में दे देंगे। तो ये जो प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन है, ठीक है ना, ये जो प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन है ये आपका बायर की ड्यूटी बनती है कि वो किसको फर्निश करे, किसको पे करे, वो आपका सेलर को। He must pay or tender the promised or agreed consideration at the agreed time and place of executing the sale। मतलब ये जो आपका promised या agreed consideration amount है, ठीक है ना, ये आपका बायर को बोलते नहीं है किसको पे करना है, सेलर को, जिस समय, ठीक है ना, जो भी टाइम उनका एग्री किया गया। मान लीजिए कि ये जो ए है और ये जो बी है, ए आपका सेलर है, बी आपका बायर है, तो ए ने अपना घर दिया और उसने बोला कि भाई आप ये प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आपको मेरे को इतनी तारीख को, मान लीजिए महीने की जो अक्टूबर महीना है मान लीजिए उसकी 10 तारीख से पहले पेमेंट कर देना है।
और किस टाइम पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है ना। तो ये सारी जो भी आपका एग्रीड है, मतलब जो भी उनके बीच में जो भी आपका वो एग्रीमेंट हुआ है इससे रिलेटेड, उस बेसिस पे बायर को फर्निश करना चाहिए। और किसको फर्निश करना चाहिए, या तो आपका वो सेलर ही हो, या फिर जैसा भी कि सेलर ने इंस्ट्रक्शन दे रखी हो, जिस पर्सन के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी हो कि भाई उसको पे करना है उसको पे करे। तो यहाँ पर मान लीजिए ए आपका सेलर है, बी बायर है ना। तो ए ने आपका कंसिडरेशन अमाउंट बता दिया है ना, टाइम भी बता दिया, और उसने कहा कि भाई अगर मैं ना मिलूँ तो आप किसको दे सकते हो, आपका सी और डी मेरे बेटे हैं, इनमें से भी किसी को दे सकते हो। या फिर भाई उसने किसी को स्पेसिफिकली मान लीजिए बोला कि सी को ही देना है, अगर मैं ना आपको मिलूँ तो सी को ही पेमेंट करना है, तो ये आपका बी को फॉलो करना पड़ेगा। द ड्यूटी टू पे इज़ पर्सनल इन नेचर। ये जो पे करने की जो ड्यूटी आई है पर्सनल होती है नेचर में, मतलब उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। एंड द बायर अपॉन रिफ्यूज़ल ऑफ द सेलर टू एक्सेप्ट इट, और अगर मान लीजिए कि बायर जो है वो पैसा दे रहा है बट सेलर उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता है, तो वो आपका क्या कर सकता है, बायर आपका फ्री होता है कि वो ये डिपॉजिट कोर्ट में जमा कर सके। अब हम तीसरा जो बात करी थी, हमने किसकी बात करी थी, टू पे एनकम्बरेंसेस। देखिए एनकम्बरेंसेस जो होती हैं, जो भी आपका उसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई टैक्स वगैरह है, वो सब आपका एनकम्बरेंसेस में आते हैं। तो जनरली इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सेलर हैज़ अ ड्यूटी टू गेट रिड ऑफ एनी एनकम्बरेंसेस बिफोर ही सेल्स द प्रॉपर्टी टू द बायर। तो जनरली ये पता है हमें कि जो आपका सेलर होता है ना, सॉरी हाँ, जनरली ये हमें पता है कि जो आपका सेलर होता है ना, ये सेलर की ड्यूटी होती है, ये क्या होती है, सेलर की ड्यूटी होती है कि जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है उस पर अगर कोई भी इनकम्बरेंसेस है, कोई टैक्स है, कोई चार्ज है, ठीक है ना, या कुछ भी आपका उसके ऊपर पेंडिंग है, तो वो उसे क्लियर करके ही बायर को प्रॉपर्टी सेल आउट करे, ठीक है ना। बट बिफोर द सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड, if the buyer finds out that there are charges or encumbrances to the property being sold to him, पर मान लीजिए, देखिए ये तो जनरली आपका सेलर की ड्यूटी है ना, कि जो भी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है उस पर अगर कोई चार्ज है, कोई भी टैक्स वगैरह ड्यू है, तो वो सब उनको पे करने के बाद ही बायर को सोल्ड आउट करे। पर मान लीजिए सेल डीड एग्जीक्यूट होने से पहले बायर को ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी उसको बेची गई है, जो प्रॉपर्टी उसको बेची गई है बीइंग सोल्ड टू हिम, उसके ऊपर कुछ चार्ज या कुछ एनकम्बरेंसेस आपका ड्यू है। तो ये बायर जो है ना, ये आपका बायर जो है क्या कर सकता है, बायर जो है जो भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है ना, जो भी अमाउंट ड्यू है ओके उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उतना अमाउंट रिटेन करके परचेज मनी से, मतलब जो भी परचेज मनी उसने देनी है उससे जो भी प्रॉपर्टी में आपका इनकम्बरेंसेस ड्यू है उतना अमाउंट अपने पास रख सकता है, ठीक है ना, ताकि उससे वो आपका वो चार्जेस वगैरह को पे कर सके। मान लीजिए उसने 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ उनका, कितने में, मान लीजिए 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, और जो प्रॉपर्टी में ड्यू है वो मान लीजिए 20,000 के हैं, 20,000 का ड्यू है। तो ये 3 लाख जो है ना, इसमें से ये 20,000 घटा के, 3 लाख में से 20,000 घटा के जितना भी अमाउंट बचेगा, ठीक है ना, वो पे कर सकता है, और ये 20,000 वो अपने पास में रख सकता है, ताकि वो इससे उस प्रॉपर्टीज़ के जो ड्यू हैं उनको क्लियर कर सके। डेस्पाइट रिसीविंग एश्योरेंस फ्रॉम द सेलर टू द कंट्रारी, मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको सेलर से कोई आपका एश्योरेंस लेना पड़े पहले, या सेलर ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं मैं बाद में पे कर दूंगा, नहीं, उसे अपनी सेफ्टी भी देखनी है, इसलिए वो पहले ही वहाँ से उससे डिडक्ट करके भाई ये आपके प्रॉपर्टी में ड्यू है, इसको मुझे पे करना है, तो मैं इतना अमाउंट आपको काट के दूंगा। द बायर कैन अपॉन फाइंडिंग आउट अबाउट द एनकम्बरेंसेस बिफोर द सेल ऑल्सो चूज टू रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट और स्यू फॉर द डैमेजेस। एक तो हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए प्रॉपर्टी में अगर कोई भी ड्यू है ना बचा हुआ, तो ये आपका बायर क्या कर सकता है कि जो भी ड्यू अमाउंट है, मान लीजिए मैं बताया था ना कि 3 लाख की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसमें 20,000 रुपये का कर्जा है उसके ऊपर,
ठीक है। तो वो 20,000 रुपये ना सेलर अपने पास रख सकता है, और उस 3 लाख में से वो 20,000 घटा के कितना बचेगा, 2,80,000 रुपये। 2,80,000 तो उसको पे कर देगा सेलर को, और 20,000 अपने पास रख लेगा ताकि वो उसके ड्यूज़ वगैरह क्लियर कर सके। ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है बायर के पास में, दूसरा रास्ता उसके पास में है कि वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर जाए, मतलब जो भी आपका प्रॉपर्टी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे उससे पीछे हट जाए, और डैमेजेस के लिए, मतलब जो भी उसे नुकसान हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए वो आपका किसको स्यू कर सकता है, सेलर को स्यू भी कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ये तो हमने बात करी ए और बी, सेक्शन 55 का सबसेक्शन 5 का ए और बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है, जो बायर होती है उसका सेल से पहले, बिफोर सेल, क्या ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बायर होती है ना, बायर जो होता है उसका सेल के बाद में, आफ्टर सेल, क्या ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहला होता है टू बियर द लॉस टू दी प्रॉपर्टी। मतलब अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी में कोई भी आपका लॉस हुआ है, ठीक है ना, सेल के बाद में प्रॉपर्टी में अगर कोई भी लॉस होता है तो उसकी बेयर करने की, उसको बेयर करने की, मतलब उसको भुगतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो आपकी बायर की होती है। इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। वंस द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, any loss to the property as a result of destruction, injury, or decrease in value not caused by the seller's action is to be borne by the buyer। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि एक बार जब ओनरशिप जो है वो आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है सेलर से बायर को, ठीक है ना, मतलब सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, किसको, बायर को ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर प्रॉपर्टी में बाद में अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रक्शन, कोई इंजरी, या उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, तो और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, डिस्ट्रक्शन, इंजरी या वैल्यू में डिक्रीज़, ये सेलर के एक्शन, जो सेलर था ना, सेलर के एक्शन की वजह से नहीं हुआ है। तो ये सारा जो भी नुकसान हुआ है वो कौन बॉर्न करेगा, कौन बेयर करेगा, आपका बायर। ओके, दिस रूल अप्लाइज even where possession has not been delivered yet by the seller, या फिर full payment of consideration has not been furnished by the buyer। तो ये जो आपका रूल है ना, ये रूल आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये रूल आपका वहाँ भी अप्लाई होगा जहाँ पर आपका मान लीजिए कि पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं किया है, मतलब जो आपका सेलर है ना, सेलर से बायर को सिर्फ क्या ट्रांसफ़र की गई है, ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है ना, पोजेशन उसको नहीं मिला है, मतलब अभी उसने कब्ज़ा नहीं लिया है, तो भी ये रूल अप्लाई होगा। और मान लीजिए कि जो बायर है ना उसने अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं किया है, तो भी ये रूल आपका अप्लाई होगा। मतलब एक बार जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तब चाहे बायर को पोजेशन मिला नहीं मिला, उसने पूरा पेमेंट किया नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी में जो भी नुकसान होगा सेल के बाद में वो आपका कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा। ओके, the key point to pay attention is the passing of ownership। मतलब यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओनरशिप का पासिंग होना, पास होना सॉरी, कि जब एक बार बायर ओनरशिप अटेन कर लेता है, ठीक है ना, चाहे उसके पास में पोजेशन हो ना हो, उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज़ टू पे दी आउटगोइंग्स। तो एक बार जब ओनरशिप किसके पास चली गई, बायर के पास चली गई, है ना, मतलब सेल, आपका सेल डीड एग्जीक्यूट हो चुकी है, बायर के पास ओनरशिप चली गई, ठीक है ना, तो ही ऑल्सो गेन्स द ओब्लिगेशन टू पे एनी पब्लिक चार्ज और रेंट पेएबल विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। मतलब तब उसकी ओब्लिगेशन बन जाती है, उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी आपका पब्लिक चार्ज है, कोई भी रेंट है, ठीक है ना, रेंट उसमें पे करना है, ठीक है, कोई भी उसमें टैक्स लग रहा है, तो वो सब आपका कौन पे करेगा, वो आपका बायर पे करेगा। पब्लिक चार्जेस में इंक्लूड टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटी और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ऑन दी प्रॉपर्टी।
तो ये जो पब्लिक चार्जेस होते हैं ना, ये इसमें क्या क्या हो सकता है पब्लिक चार्जेस में, कि जो आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, या कोई भी आपका रेलेवेंट अथॉरिटी जो है, जो वो प्रॉपर्टी पे जो भी आपके टैक्स वगैरह इम्पोज करती हैं, वो आपके पब्लिक चार्जेस में आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट मतलब इम्पोज करती है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो घर है, घर में हाउस टैक्स वगैरह लगता है। द अथॉरिटीज चार्ज टैक्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इटसेल्फ एंड नॉट ऑन द बायर और सेलर इन पर्टिकुलर। तो जो भी आपकी अथॉरिटीज़ होती है ना, वो टैक्स किस पे लगाती हैं, आपके प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा रही हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, ना कि बायर या सेलर पे। पर्टिकुलरली बायर सेलर के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, आपका टैक्स लग रहा है आपका किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। बिफोर द सेल पब्लिक चार्जेस आर पेड बाय द सेलर, आफ्टर द सेल पब्लिक चार्ज आर पेड बाय द बायर। तो सेल से पहले पब्लिक चार्जेस कौन पे करता है, आपका सेलर, और सेल के बाद कौन पे करता है, वो पे करता है आपका बायर। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द सेल द सेलर सीजेस टू एंजॉय द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो एक बार आपका जो सेल मतलब सेल आपका कंप्लीट हो जाती है, मतलब सेल का जो भी आपका एग्रीमेंट है वो कंप्लीट वो आपका पूरा हो जाता है, सेल एग्जीक्यूट हो जाती है, तो सेलर जो है ना वो प्रॉपर्टी के कोई भी बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता। हाउएवर ही गेन्स द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द बायर विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस इम्पोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेल। तो मान लीजिए कि अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बार प्रॉपर्टी सेलर ने आपका किसको दे दी, सेलर ने एक बार प्रॉपर्टी बायर को दे दी है, सेल आउट कर दी है, ठीक है ना, तो उसके बाद में जो सेलर है ना उस प्रॉपर्टी पे कोई भी मतलब उस प्रॉपर्टी को का कोई भी बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता। पर मान लीजिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद भी, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी में कोई चार्ज उसको पे करना पड़ता है, किसको, सेलर को पे करना पड़ रहा है, तो इसके लिए वो आपका बायर से इंडेमनीफाई के लिए कह सकता है, उसका राइट होता है कि वो बायर से कहे कि मेरे को इसके लिए इंडेमनीफाई करो, मतलब मुझे रीएम्बर्समेंट दो, भाई मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी, आप सेल करने के बाद उसमें जो भी चार्ज लगेगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो मुझे पे करना पड़ा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे पे करे। मतलब सेलर बायर को कह सकता है कि भाई जो भी सेल से पहले वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फुलफ़िल कर चुका हूँ, सेल से बाद में ये जो चार्ज मुझे इस प्रॉपर्टी पे देना पड़ा है ये आप मुझे वापस करिए। फाइन। तो ये था आपका जो बायर होता है उसकी राइट्स या लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना आपका, ये आपका बेयर एक्ट का मैंने एग्जैक्ट इसको कट कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसमें, ताकि आपको बेयर एक्ट को बार बार खोल के देखनी ना पड़े, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और एक और बात, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनको चेक करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।